जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस प्लस जीके के अति संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या कहता है? कहता है भीम बेटका गुफाओं की खोज कब हुई? तो भीम बेटका गुफाओं की खोज साथियों 1957 और 58 के बीच में हुई। कहां पर हुई और किसने की, इसके बारे में जानकारी आपको पता है? तो साथियों ये एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन नामक जिले में इनकी खोज हुई। और किसने करी? तो साथियों विष्णु श्रीधर वकाड़कर ने। किसने साथियों? विष्णु श्रीधर वकाड़कर ने करी। और कब की, ये तो बात हमने आपको बता ही दिया, ये तो प्रश्न ही पूछता है वकाड़कर। ठीक है, वकाड़कर भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये। तो आगे देखते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखिए ये रहा प्रश्न संख्या 2। क्या कहता है? पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह कौन जैन तीर्थंकर बना? कौन से नंबर का जैन तीर्थंकर बना? तो ये साथियों 23वें नंबर का जैन तीर्थंकर बना। कौन? पार्श्वनाथ। और ये किसका पुत्र था? बनारस के क्षत्रिय राजा अश्वसेन का। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह साथियों क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था, ये भी याद रखेंगे। 24वां जो कि अंतिम था वो कौन थे? वो थे महावीर। वे थे महावीर। महावीर महत्वपूर्ण है इसमें से, महावीर। और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? वो साथियों इनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी कि शेर था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी कि शेर। और प्रथम की बात कर लेंगे। प्रथम साथियों कौन था? प्रथम थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ये सभी महत्वपूर्ण है साथियों, इनके प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव। ये पहले तो ऋषभ देव का जो है, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। क्या था? वृषभ था इनका प्रतीक चिन्ह, ये याद रखेंगे। और बात हो गई इनकी, तो द्वितीय कौन था? आप कहेंगे सर द्वितीय थे अजीतनाथ। कौन थे? द्वितीय थे अजीतनाथ। तो अजीतनाथ दूसरे थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह जो है साथियों, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। ये हो गई संपूर्ण जानकारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ये जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्या कहता है? कहता गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का साथियों भ्रमण किया? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो साथियों चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल के दौरान भारत का भ्रमण किया। और किसके शासनकाल के दौरान ये आए थे? किसके शासनकाल के दौरान? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल के दौरान? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे। कौन? फाहियान। ठीक है। और साथियों हवेन सांग, यहां पर हवेन सांग, ये ह्यून सांग दिया गया है। ये आए थे हर्षवर्धन के समय। ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में। और आइसिंग भी हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं आगे। आगे देखिए साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? कहता है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम तो यहां पर दिया गया तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी। और नीचे 4 कूट दिए गए हैं, इनके आधार पर कौन पहले था? तो यहां पर देखिए सबसे पहले कौन था? ये साथियों महमूद गजनवी। ये साथियों 998 से 1030 तक इसने अपना शासन चलाया। 998 से 1030। ठीक है, 908। तो यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा इधर करके लिख देते। देखिए ये 998 से 1030 तक इनका शासन रहा। ठीक है, महमूद गजनवी का। और बात करेंगे मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का 1173 से साथियों 1206 तक चला। 1206 तक। इसके बाद आ गया दिल्ली सल्तनत 1206 के बाद। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और चंगेज खान जी जो हैं साथियों 1206 से इनका अलग शासन चला। 1206 से 1227 तक। 1206 से
1227 तक, और जबकि तैमूर का साथियों 1370 से इनका चला 1405 तक। ये साथियों देखिए इनका साथियों कालानुक्रम हो गया। सबसे पहले किसका शासन था? सबसे पहले महमूद गजनवी का, जो कि 998 से 1030। तो दूसरे नंबर वाला पहले आना चाहिए। यहां पर ऑप्शन डी में देखिए दूसरे नंबर वाला पहले नहीं, तो ये गलत। सबसे पहले किसका? दूसरे नंबर वाले यानी कि महमूद गजनवी। फिर साथियों किसका चला? फिर चला साथियों देखिए 1173, ये मोहम्मद गौरी यानी कि चौथे नंबर शासक का। तो 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि यहां 2 के बाद 3 दिया गया। इसके बाद देखिए कौन आया? चंगेज खान 1206 से 27 तक, तो 3 नंबर वाला। इसके बाद आ गया 1 नंबर। तो साथियों 2 4 3 1 कहां पर? 2 4 3 1 ऑप्शन सी में ही। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा साथियों, आशा करते हैं आपको क्लियर होते चल रहा। कहता पानीपत का प्रथम युद्ध कहां हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों हरियाणा में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ। जो प्रथम युद्ध था पानीपत का वो कब हुआ था? ये प्रथम युद्ध ये साथियों 1526 में, 1526 में हुआ। और किसके बीच हुआ? ये साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ। और यहीं से साथियों बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर या हराकर साथियों मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसमें बाबर की विजय हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ तो आप क्या बताएंगे? तो आपको साथियों बताना होगा, क्या बताएंगे आप बताएंगे दूसरा युद्ध जो है वो साथियों 1556 में, 1556 में किसके बीच हुआ वो साथियों आप बताएंगे? हेमचंद या फिर हेमू के बीच वर्सेस अकबर की सेना के मध्य, अकबर की सेना के मध्य। और इसमें विजय कौन रहा? अकबर की सेना विजयी रही, अकबर यानी कि विजय रहा। अगर आपसे पूछ दे लगे हाथ कि तीसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का तो आप बताएंगे सर 1761 में तीसरा युद्ध हुआ, 1761 में तीसरा युद्ध। और किसके बीच हुआ? ये साथियों मराठा साम्राज्य के बीच वर्सेस अफगान के अहमद शाह के बीच, अहमद शाह अब्दाली के मत। तो अहमद शाह। अब इसमें विजय कौन रहा? इसमें साथियों विजय जो रहा वो अहमद शाह विजय रहा, मराठा साम्राज्य हार गया। तो ये तीनों जानकारी आपको हासिल कर लेना है। आगे देखिए ये रहा, कहता प्रश्न संख्या 6 कहता है हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है ये आपको बतलाना है। तो जो साथियों यहां पर देखिए कहता है यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। बिल्कुल सही ये जानकारी है, लेकिन जो सही है वो आपका उत्तर नहीं है। आगे देखिए इसे 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया, ये भी सही जानकारी। जो सही है वो आपका उत्तर होगा ही नहीं। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते, यही गलत है। जो गलत है वही साथियों क्या होगा? आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। बाकी यह साथियों क्या कहता? उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों से बना है। बिल्कुल सही बात ये। जो सही है वो आपका उत्तर नहीं होगा, जो गलत है वही। तो ऑप्शन सी क्या हुआ आपके प्रश्न का? एकदम सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था परंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? कौन था वो था साथियों क्रिस्टोफर कोलंबस। ये 1492 में, कब? 1492 ईस्वी में भारत के लिए निकला था। लेकिन साथियों ये अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर ये अमेरिका पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? अमेरिका के तट पर पहुंच गया। और उसको लगा कि यही भारत है। किसको? कोलंबस को लगा यही भारत है। तो जहां पर ये पहुंचा उसको भ्रम था कि ये भारत है। तो वहां के लोगों को साथियों क्या कहा जाता? वहां के निवासियों को इसी कारण
सरल रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। और लेकिन ये इसको तो भ्रम हो गया, लेकिन भारत कौन पहुंचा? वास्तव में पुर्तगाली यात्री साथियों वास्को डिगामा भारत पहुंचा। कब पहुंचा? ये साथियों 1498 में ये भारत पहुंच गया। भारत आने के जल मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने कर दी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है ना। ये तो साथियों कौन था? ये तो जो था भारत की खोज करी। देखते हैं आगे, कहता है ये कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय साथियों मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे साथियों बदरुद्दीन तैयबी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों आगे, ये रहा, क्या कहता है? कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम, ये तो हो गया जी, हो गया रिपीटेड प्रश्न। आगे देखिए, ये रहा, क्या कहता है? कहता है सही कथन का चयन कीजिए। निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित। यही वाला कथन जो है एकदम सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत। तो ऑप्शन ए सही, बाकी ये बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, डी वाला भी। तो ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखते हैं, ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र है? पुलिस, खेती, बैंक, सरकारी नौकरियां। तो साथियों सभी लोग जानते हैं कि खेती ये असंगठित क्षेत्र, इसको कोई संगठित व्यवस्था से नहीं काम किया जाता, जबकि पुलिस की एक संगठन क्षेत्र है, इसका साथियों संचालन सरकार करती है और इसमें एक व्यवस्था से काम होता है, बैंक में भी और सरकारी नौकरियों में भी। जबकि खेती में साथियों असामान्य रूप से काम होता है, तो यही असंगठित क्षेत्र होगा, ऑप्शन बी। देखते हैं साथियों अगला, कहता है पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र की वरीयता दी गई थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसकी अवधि साथियों 1985 से 1990 थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हुआ। आगे देखिए, ये रहा, कहता है किसका कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो वो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता और ये हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहता है। और बात करेंगे आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना साथियों 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलते हैं आगे देखते हैं साथियों, ये रहा, कहता है एनईएफटी और आरटीजीएस किसके साधन हैं? तो साथियों पहले तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का इसका साथियों रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ये साथियों ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम तो ऑनलाइन पेमेंट से मुद्रा अंतरण संबंधित होगा। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखते हैं साथियों, ये रहा, कहता बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो साथियों बिग बैंग सिद्धांत जो है बेल्जियम के एक पादरी जॉर्ज लेमेत्रे थे। उन्होंने साथियों ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक साथियों सिद्धांत दिया, जिसको साथियों बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना
जाना जाता है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला। अगला कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है लगभग। तो साथियों पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो लगभग में 6 गुणे 10 का पावर 24 केजी के बराबर होता है। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं साथियों ये रहा, कहता है भूकंप वैज्ञानिक या विद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं, ये बताना, नहीं का विशेष ध्यान देना। तो देखिए पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर ये तो करते, इसी के तो आधार पर करते हैं, जिसके आधार पर नहीं करते उसके पर फाल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर करते हैं, इसके आधार पर भी ग्रहों की स्थिति के आधार पर। साथियों ग्रहों का संबंध भूकंप से कोई नहीं है तो इसके आधार पर नहीं करते, ये गलत हो जाता है और जो गलत है वही आपका उत्तर है, जबकि क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर यह सही है। तो जो गलत है वही उत्तर, बोले तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आगे देखते हैं साथियों ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो साथियों बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य जो है ये साथियों किसको साथियों महासागर, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जबकि अगर ये जगह का नाम बता दें तो ये अलास्का को साइबेरिया से जोड़ता है। जबकि साथियों वही बात करें पाक जल डमरू मध्य, ये साथियों किसको जोड़ता है, ये भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। कौन? पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। कौन? पाक जल डमरू मध्य। और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता कौन? यही पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। देखते हैं साथियों अगला, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो साथियों डेन्यूब नदी जो है ये साथियों सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है, जिस कारण इसको साथियों यूरोप की गंगा कहा जाता है, यूरोप की गंगा कहा जाता है। किसको? डेन्यूब नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए ये रहा, कहता है भारत की मानक यामियोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक यामियोत्तर साथियों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों आगे, कहता है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। साथियों कैलाश पर्वत जिस भी क्षेत्र में स्थित है वो साथियों तिब्बत के अकॉर्डिंग आता है। अगर देखा जाए तिब्बत देश के अकॉर्डिंग आता है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों आगे कहता है कि कौन सी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। तो ये साथियों महानदी पर बना है। कब? कौन सी नदी पर? महानदी पर बना है और ये साथियों ओडिशा राज्य में है। कहां पर है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों में लगभग आता है। ओडिशा राज्य में ज्यादा भाग है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। और ये साथियों हीराकुंड बांध जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। ठीक है, देखते हैं साथियों आगे, कहता है दामोदर घाटी निगम ये किसका संचालन करता है। ये साथियों ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है, लेकिन ये इसका मुख्य कार्य नहीं है, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। साथियों दामोदर घाटी निगम की स्थापना साथियों 7 जुलाई 1948 को की गई थी। ठीक है, ये तो बात हो गई। इसका साथियों मुख्य कार्य क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से नुकसान को बचाना है। ठीक है, कौन सा? दामोदर घाटी निगम का। और साथियों ये ताप विद्युत केंद्रों का भी इसके अतिरिक्त संचालन करता है। और साथियों इसके अतिरिक्त क्या जानकारी है? दामोदर
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को और साथ ही उत्तर प्रदेश का शोक घाघरा नदी को कहा जाता है। देखते हैं आगे। आगे साथियों देखिए ये रहा, कहता भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार एक्टिनोक्लोआ ग्रुसगैली, एक्टिनोक्लोआ ग्रुसगैली है, एक्टिनोक्लोआ ग्रुसगैली, जिसका उद्गम स्थल सबसे पहले जापान में देखा गया था। ठीक है, सबसे पहले जापान में उत्पन्न हुआ था, अब भारत में भी आ गया। कहता ये देखो 1925 में, सॉरी, कहता 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे साथियों विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाता है। देखते हैं, और ये कब अध्यक्ष चुने गए थे? ये साथियों 1925 में, जो कि ये प्रश्न में ही दे रखा है। ठीक है, देखते हैं साथियों आगे। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यह संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह साथियों जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत संविधान में ली गई है। कौन सी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 352 में किया जाता है, 352 में किया जाता है। और साथियों राष्ट्रीय आपातकाल जो है जर्मनी से भारत के संविधान में लिया गया है, जर्मनी से भारत के संविधान में लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए ये रहा, राष्ट्रपति पद के चुनाव का जिक्र साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया जाता है। और ये राष्ट्रपति पद का चुनाव ये साथियों आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारे देश की संघीय व्यवस्था या विशेषता ये साथियों अनुच्छेद 1 से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से संबंधित है। और ये कहां से ली गई? ये कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, कनाडा देश से लिया गया। ये साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है और इन सब को आप याद रख लेंगे। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं साथियों आगे साथियों देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो साथियों भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, ऑप्शन बी। और भाग 3 में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भाग 3 के अंतर्गत आते। जबकि भाग 5 में क्या कहा गया है? भाग साथियों 5 में कहा गया है संघ के बारे में जानकारी दी है, संघ के बारे में जानकारी दी गई। और इसमें अनुच्छेद 52 से 151 है, अनुच्छेद 52 से 151 के बारे में जानकारी है। ठीक है, और भाग 6 का संबंध साथियों राज्य के शासन से है। किससे? राज्य के शासन से है, राज्य का शासन से संबंधित है। ठीक है, राज्य का शासन, ये हो गया भाग 6। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक विद्यमान है। ठीक है, और भाग 4 में साथियों क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि साथियों नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें साथियों जो अनुच्छेदों की संख्या है, मतलब कहां से कहां तक, तो साथियों अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये सभी साथियों महत्वपूर्ण है, बार बार कह रहे हैं, इसको याद रखना। देखते हैं साथियों आगे। कहता है निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, इसका गठन कौन करता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है इसका गठन संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखते ये रहा, कहता है साथियों
कहता है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की जानकारी बताना है आपको, तो कौन हो जाएगा ये साथियों जो है, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते। ऑप्शन सी सही जवाब। आगे देखते हैं साथियों, ये रहा, कहता है भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए ये बतलाना है। तो न्यूनतम आयु देखिए, हम आपको सभी चीज बता देते हैं। न्यूनतम आयु, अगर आपको साथियों क्या बनना है, राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, राष्ट्रपति बनना है, या फिर साथियों राज्यपाल बनना है, या फिर उपराष्ट्रपति बनना है, या फिर उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनना, या फिर आपको राज्यपाल बनना किसी राज्य का, ठीक है। तो आपकी जो आयु होना चाहिए वो साथियों कम से कम कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना चाहिए। और आपसे अगर कह दिया जाए कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है, सदस्य, तो आपकी आयु कितनी होना चाहिए, तो कम से कम आपकी आयु 30 वर्ष पूरी होना चाहिए। और आपको साथियों किसी राज्य का सीएम या साथियों लोकसभा सदस्य ये बनने के लिए आपकी जो आयु है, आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25। तो मुख्यमंत्री का पूछा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखिए, ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 243 जे। 243 जे जो है ग्राम पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है, जबकि 243 के पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित है, और 243 बी ये पंचायतों के गठन से संबंधित है, और 243 सी का संबंध पंचायतों की संरचना से ही। आगे देखते हैं, ये रहा, कहता है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया। तो साथियों यहां पर हम आपको बताते हैं, देखिए यहां पर हम आपको ये बताते हैं, ये साथियों 6वां संवैधानिक संशोधन 2015 के तहत किया गया था। और जबकि 99 नंबर का संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत साथियों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। और साथियों जो 101वां संविधान संशोधन 2016 था, इसके अकॉर्डिंग जीएसटी लागू की गई। क्या लागू की गई, जीएसटी। और 98 संविधान संशोधन कर्नाटक और हैदराबाद को एक विशेष दर्जा के लिए संबंधित है, ठीक है। तो ये चारों याद रखना है दिमाग में। आगे देखिए, ये रहा, कहता है सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता, ये साथियों हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है, फरीदाबाद जिले में लगता है, ये बात याद रखेंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, 15 दिनों तक चलने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता, दादर और नागर हवेली। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब। आगे देखेंगे, ये रहा, कहता है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। तो मथुरी लोक नृत्य जो है साथियों, वो साथियों तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। और मथुरी लोक नृत्य के ही तर्ज पर मिजोरम में कौन सा मनाया जाता, मिजोरम में साथियों मथुरी के तर्ज पर खल्लम नामक त्योहार मनाया जाता है, लोक नृत्य किया जाता। और गोवा में इसी तर्ज पर फुगड़ी लोक नृत्य किया जाता है, फुगड़ी, ठीक है। और साथियों इसी तर्ज पर झारखंड में
छऊ नृत्य किया जाता है, छऊ। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हुआ, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। देखते हैं साथियों अगला। अगला कहता है साथियों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया, पहली बार साथियों 14 दिसंबर 1991 को मनाया गया था। 14 दिसंबर 1991 को पहली बार मनाया गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही जवाब होता। देखते हैं आगे। कहता है कि इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था। तो ये हो जाएगा व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, GATT गैट। ठीक है, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन WTA का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, वो साथियों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और साथियों इसमें कितने देश शामिल हैं, इसमें साथियों 164 देश शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 164 देश शामिल हैं। आगे देखते हैं ये क्या कहता। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया। तो पहली बार शीतकालीन खेलों का आयोजन साथियों 1924 में किया गया। पहली बार 1924 में किया गया। ये ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ये तो हो गया पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, और कहां पर किया गया, ये साथियों किया गया सैमोनिक्स में। सैमोनिक्स लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। सैमोनिक्स नाम का स्थान था, सैमोनिक्स नाम के स्थान पर किया गया। ठीक है, इस नामक स्थान पर। अगर आपसे पूछ ले कि भारत ने इन खेलों में कब भाग लिया, तो भारत ने इन खेलों में 1964 में जाकर भाग लिया था। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। देखिए आगे। भारत की एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा, वो कौन है साथियों, वे हैं मेरी कॉम। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब। और इनका संबंध साथियों, इनका संबंध किस राज्य से है, ये आपको बतलाना है। इनका संबंध किस राज्य से, तो ये आपको कमेंट करके बतलाना। कहता निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते। तो ओलंपिक के क्षेत्र में सर्वाधिक पदक जीतने वाली माइकल फेल्प्स हैं, अमेरिका की माइकल फेल्प्स, जिन्होंने टोटल 28 पदक जीते हैं। 28 पदक, उसमें से साथियों 23 पदक जो हैं वो स्वर्ण हैं। 23 पदक जो हैं वो क्या हैं, वो स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, 23। और इसके अतिरिक्त जो है साथियों 3 रजत पदक हैं। 3 पदक जो हैं वो रजत हैं। और साथियों 2 पदक जो हैं वो कांस्य हैं। 2 पदक कांस्य हैं। ठीक है, ये टोटल 28 हो जाते। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखते ये रहा। कहता किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता। और कब मनाया जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। ये साथियों 23 जनवरी को मनाया जाता। और साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और साथियों कहां पर, कटक शहर में हुआ था। ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम सही जवाब ये होगा। देखते हैं आगे। कहता है पटाका किस देश की मुद्रा का नाम है। पटाका साथियों जो है ये मकाऊ देश की मुद्रा का नाम है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि पनामा में साथियों कौन सी मुद्रा चलती है। इसमें साथियों बाल बुआ और इसके अतिरिक्त बाल बुआ तो चलता ही है। इसके अतिरिक्त साथियों US डॉलर भी चलता है। ठीक है, और लाओस में पूछ ले तो किप नाम की मुद्रा चलती है, किप नाम की मुद्रा। और मैक्सिको में पूछे तो साथियों चलता है पीसो नाम की
मुद्रा। ये साथियों महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे ये क्या कहता है, कहता है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई ये हो जाता है वोल्ट, और वोल्ट को वी से दर्शाया जाता है, इसीलिए यहां पर वी दिया गया। ये भी एक अपने आप में चुनौती है कि वोल्ट ना देकर वी दिया। और यहां पर ए का मतलब होता है एम्पियर, और एम्पियर किसकी होती है, एम्पियर होती है विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है, विद्युत धारा का। ये माइक्रोवोल्ट और ये है माइक्रो एम्पियर, जो कि वही चीज है बस छोटा मात्रक। आगे देखते ये रहा, कहता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से साथियों आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। आगे देखिए, कहता मुक्त रूप से गिरना किसमें कहां पर संभव होता है, साथियों निर्वात में संभव हो सकेगा मुक्त रूप से गिरना, क्योंकि वहां पर कोई साथियों त्वरण नहीं होता है, त्वरण, तो इसीलिए निर्वात में मुक्त रूप से गिरना केवल संभव होगा। देखते हैं आगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो कौन परमाणु के बारे में सही नहीं, तो यहां पर कहता है दो तत्वों के परमाणु समान होते, बस यही पहला ही गलत मिल गया। क्या कभी दो परमाणुओं के तत्व समान हो सकते, मान लीजिए यहां पर एक क्लोरीन है और एक सोडियम है, इनके तत्व साथियों सोडियम वाले हैं और इनके तत्व क्लोरीन वाले, क्या इसके और इसके कभी तत्व समान होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही जो गलत है वही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक कौन सी है। एक तकनीक है आसवन विधि, आसवन तकनीक। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं साथियों आगे, कहता है पिच ब्लेड किससे संबंधित है, यह साथियों यूरेनियम से संबंधित है, और यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, समझे। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए ये आ गया, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी। इसके अतिरिक्त एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत साथियों मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। किसका, मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, मानव संस्कृति, ठीक है, मानव संस्कृति का अध्ययन किया जाता। और एपियोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है, कुत्तों का अध्ययन। और इसके अतिरिक्त साथियों, इसके अतिरिक्त कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है, एंटोमोलॉजी। और साथियों सरीसृप के अध्ययन को, सरीसृप के अध्ययन को, सरीसृप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ये हो गया सरीसृप का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण है, याद रख लेंगे। देखते हैं साथियों आगे, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, चालनी पट्टिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब होता है। देखते हैं साथियों आगे, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। यानी कि कविता का संबंध छंद से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। ये साथियों प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क के रूप में देना है। किसमें, होमवर्क के रूप में, कमेंट में इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त साथियों अभी तक आपने वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाली आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और साथियों इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, पीडीएफ आपको वहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।